चीनी सेना पिटने के बाद जहां एक तरफ गोबर टाइम्स ने उगलना शुरू किया है, तो वहीं दूसरी तरफ तिब्बत पर ले लिया है एक्शन। जानेंगे तिब्बत पर क्या एक्शन लिया है चाइना ने। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, आखिर यूक्रेन भारत से पैसे क्यों मांग रहा है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुए टकराव पर जैसे ही भारतीय सेना का आधिकारिक बयान आया है, चीन ने सोचा ये मामला तो अब छिपा हुआ रहा नहीं और हलचल सी मच गई है चीन के अंदर, क्योंकि सरकारी मीडिया का भी अब आया है बयान और ये सरकारी मीडिया चीन की है, यानी कि गोबर टाइम्स। ये तो निश्चित था कि पूरा दोष वो भारत के ऊपर मढ़ेंगे, उन्होंने किया भी वैसा ही। गोबर टाइम्स ने इसका पूरा दोष मढ़ते हुए ये कहा कि ऐतिहासिक तौर पर सर्दियों में भारत और चीन में शायद ही सीमा पर कोई टकराव हो, लेकिन 9 दिसंबर को जो टकराव हुआ वो टकराव सही नहीं था और शायद अमेरिका के सामने भारत अपने आप को ज्यादा ताकतवर दिखलाना चाहता है। यही वजह है कि इस तरह की झड़प हुई। भारत ने खुद ही इस मौसम को टकराव के लिए चुना है ताकि चीन को एक संदेश दे सके। गोबर टाइम्स का कहना है कि चीन के साथ उसके संबंध काफी तनावपूर्ण है और अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती बनाकर रखना चाहता है भारत, इसलिए कूटनीतिक रूप से उसने इस चीज का इस्तेमाल किया है। वैसे तो कोई बड़ी झड़प नहीं होगी, लेकिन अभी की स्थिति का फायदा भारत उठाना चाहता है और भारत चाहता है कि अमेरिका के सामने अपने आप को दिखलाए। खैर, गोबर टाइम्स के मन में जो आया वो बक गया, यूं ही इसका नाम गोबर टाइम्स नहीं है। बकवास करने में ये माउथ पीस बहुत आगे है। तवांग में चीनी सैनिक पिट गए हैं तो अब जाके लाल हो रहा है। खैर, चीन इतना ही नहीं तिलमिलाया है। चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश में जो किया सो किया। अब वो बौद्ध समुदाय तिब्बत से भी और भी ज्यादा क्रूरता से निपट रहा है। एक खबर तिब्बत के लोगों को लेकर आ रही है, जिसमें वहां की सरकार ने अब तिब्बती महिलाओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है और इन युवा तिब्बती छात्राओं का कसूर ये है कि ये जिनपिंग सरकार के कठोर नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना चाहती हैं, क्योंकि चीनी सरकार की नीतियां जिस वजह से पूरी दुनिया में तबाही मचने की आशंका जताई जाती रही है, यानी कि इस कोरोना महामारी ने जब तिब्बत में नागरिकों पर कहर ढाना शुरू कर दिया, तो फिर यहाँ पर भी आवाज उठने लगे और लोग लॉकडाउन में छूट और मदद की बात करने लगे। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन होने लगा। तिब्बत की राजधानी लहासा में भी इसी तरीके के प्रदर्शन होने लगे और तिब्बत में जैसे ही ये प्रदर्शन बढ़ने लगा कि शी जिनपिंग सत्ता छोड़ो, कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता छोड़ो, वैसे ही चीनी राष्ट्रपति को मिर्ची लगने लगी। अक्टूबर महीने में लहासा में बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन भी हुआ था और पहली बार ऐसा था कि लहासा का वीडियो भी दुनिया भर में रिलीज हो गया था। और अब कहीं न कहीं तिब्बत को लेकर चीन के मन में आशंका है। चीन को लग रहा है कि अगर भारत के साथ किसी तरीके से लड़ाई हो गई तो कहीं तिब्बती भारत का ना साथ दे दे, इसलिए उसने क्रैकडाउन करना भी शुरू कर दिया है तिब्बत को। वैसे जिस तरह की नीति है चीन की, आज नहीं तो कल लड़ाई होना तो बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि आक्रामक नीति चीन बदलने वाला है नहीं। लेकिन इन सालों में चीन को ये आभास जरूर हो गया है कि भारत जवाब देने की क्षमता रखता है, चाहे किसी भी मोड में क्यों न हो। ऐसे में कहीं ये मामला उसी के ऊपर भारी न पड़ जाए। वैसे जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं यूक्रेन ने तो एक अजीब ही मांग रख दी है। रूस यूक्रेन की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है और जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि ईरान करीब 6000 अपने घातक ड्रोन रूस को देगा, ये भी तय है। और रूस इन सर्दियों में यूक्रेन के महत्वपूर्ण जगहों पर निशाना लगाएगा। ज्यादातर एनर्जी के जो जगह हैं उनको निशाने पर लेगा, ये भी लगभग तय माना जा रहा है। यूक्रेन की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, पर फिर भी अमेरिका न तो पैकेज देने में पीछे हट रहा है और न ही यूक्रेन इस लड़ाई को खत्म करने में दिलचस्पी दिखा रहा है। यूक्रेन का कहना है कि सारे रूसी सैनिक बाहर निकल जाएं, हमारे सारे क्षेत्र छोड़ दें, तभी हम मानेंगे।
लेकिन लगातार उसके पास हथियारों की कमी हो रही है। अब तो कहा जा रहा है कि कई ऐसे जगह हैं जहां पर ब्लैकआउट होने शुरू हो गए हैं, खाने पीने की भी दिक्कतें शुरू हो चुकी है। हालांकि मीडिया तक में बहुत सारी चीजें आते आते बदल जा रही हैं, रूप बदल जा रही हैं चीजों को, पर एक साधारण भाषा में इतना तो जरूर समझ में आ रहा है कि इस विनाशकारी युद्ध का अंत होता हुआ इस वक्त नहीं दिख रहा है। पुतिन भी कथित तौर पर कई चीजें कह चुके हैं कि वो न्यूक्लियर बमों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। एक तरीके से देखा जाए तो नाटो का ये युद्ध है और नाटो का ये युद्ध यूक्रेन लड़ रहा है अपने सैनिकों के बल पर। हथियार भले नाटो के हैं पर ये युद्ध लगातार चल रहा है। अब यूक्रेन ने एक ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जो सुनने से थोड़ा आश्चर्य लग रहा है। भारत लगातार यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजता जा रहा है। भारत ने इस युद्ध को रुकवाने की भी कोशिश की। कथित तौर पर एक बार भारत ने मध्यस्थता की पेशकश भी की थी दोनों देशों को, और भारत ने कहा था कि हम इस पर बात कर सकते हैं, जिस पर यूक्रेन की तरफ से धन्यवाद, और जब तक रूस बाहर नहीं निकलता है तब तक ये बातें नहीं होंगी, इस तरीके के संदेश भेज दिए थे। यानी साफ दिख रहा था कि यहाँ युद्ध रोकना है नहीं रोकना है, क्या करना है, उसका सारा निर्णय यूक्रेन अपने हाथ में ही रखना चाह रहा है और मध्यस्थता को सिर्फ अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाह रहा है। पर भारत की दी गई मानवीय सहायता के अलावे भी यूक्रेन को कुछ चाहिए। वैसे तो यूक्रेन ने दुनिया भर के देशों से मिसाइल डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट, गोले बारूद, इनकी मांग जारी रखी हुई है। किसी न किसी तरीके से इस युद्ध की फंडिंग होती रहे, चाहे वो हथियारों के जरिए हो या पैसे के जरिए हो। पर भारत में जो यूक्रेन के राजदूत हैं कुलेबा, उनका कहना है कि भारत लगातार खरीद रहा है तेल और भारत को डिस्काउंटेड ऑयल मिल रहा है। नतीजा ये है कि रूस दूसरे नंबर का भारत का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। यानी भारत को बड़ी मात्रा में तेल सस्ते में मिल रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे साथ जंग चल रहा है, हम मर रहे हैं, लेकिन भारत को तेल मिल रहा है सस्ते में। हमारी वजह से भारत को फायदा हो रहा है। ऐसे में भारत को भी चाहिए कि भारत हमारे लिए एक बैलेंसिंग एक्ट करे। मतलब ये है ज़्यादा से ज़्यादा मानवीय सहायता हमें भेजे। यानी एक तरीके से यूक्रेन को भारत पैसा भेजे ताकि उसका इस्तेमाल यूक्रेन जिस तरीके से करना चाहे वैसे करे। वैसे कुलेबा पता नहीं और क्या करना चाह रहे हैं। इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।